नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स का दोस्तों हम मॉडल पेपर करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस पैटर्न पर आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी पैटर्न पर आधारित आज हम आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में से दोस्तों 40 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 20+ मार्क्स जरूर लड़ेगा इस वीडियो से। ठीक है, इसलिए दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना कि खून और पसीना एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन रहा है बहुत परिश्रम करना, बी रहा है युद्ध करना, सी रहा है उल्टा काम करना और डी रहा है व्यर्थ की बातें करना। तो दोस्तों खून पसीना एक करना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वह बहुत परिश्रम करना। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों आप खून पसीना एक कर दीजिए। ठीक है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में दोस्तों अगर आप 450+ मार्क्स लाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको खून पसीना एक करके मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से मेहनत शुरू कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ए ऑप्शन का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों हाथ का मैल होना जो मुहावरा है दोस्तों उसका अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन रहा गंदा होना, बी रहा कीमती होना, सी रहा सच बोलना और डी रहा है तुच्छ होना। तो दोस्तों हाथ का मैल होना जो मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों वह तुच्छ होना। ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तुच्छ होना। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों कि हाथ का मैल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह तुच्छ होना। अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कृत्रिम का विलोम है। दोस्तों कृत्रिम का विलोम जो होता है दोस्तों वह क्या होता है। असली होता है, प्राकृतिक होता है, निर्मित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों विलोम होता है दोस्तों वह प्राकृतिक होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, प्राकृतिक। अगला प्रश्न दोस्तों चौथा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि अमृत का पर्यायवाची है। दोस्तों आपको बताना है कि अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वह क्या है। तो दोस्तों अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वह सुधा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधा। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा पाँचवा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि जाति का विशेषण है। दोस्तों जाति का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, जन्म होता है, जाति होता है, जातीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जाति का जो विशेषण होता है दोस्तों वह जातीय होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जातीय। अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। दोस्तों पुस्तक जो शब्द है दोस्तों कौन सा संज्ञा है। ठीक है, इसका प्रश्न का पूछा जा रहा है कि पुस्तक जो शब्द है वह कौन संज्ञा है। ठीक है, ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक और डी है समूहवाचक। तो दोस्तों पुस्तक देखिए, पुस्तक जो है दोस्तों एक जाति है। ठीक है, यानी पुस्तक यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। पुस्तक जो उदाहरण है दोस्तों वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सातवां नंबर पूछा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। दोस्तों ज्ञानेंद्र पति जो है दोस्तों वह कौन सी कविता लिखी है। ओसा, हार जीत, पुत्र वियोग और गांव का घर। तो दोस्तों ज्ञानेंद्र पति का जो लिखे हैं दोस्तों कविता वह कौन लिखे हैं, तो गांव का घर लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, गांव का घर, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव का घर। दोस्तों आपको ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, देखिए ज्ञानेंद्र पति यानी गांव के जो लोग होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। आप किस तरह से ट्रिक लगा लीजिए। ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं दोस्तों वह कैसे होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखे दोस्तों, तो यह हो जाएगा गाँव का घर। अगला प्रश्न मेरा आठवां नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि आठवां में पेशगी के लेखक हैं। दोस्तों पेशगी के जो लेखक है दोस्तों वह कौन है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है अंतोन चेखोव, बी है दिनकर, सी है हेनरी लोपेज और डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से आपको 20+ मार्क्स दोस्तों आपको इसी वीडियो में से आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। इसी तरह का आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए पेशगी का जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, हेनरी लोपेज। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों कि पेशगी के लेखक जो है वह कौन है, हेनरी लोपेज। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज।
अगला प्रश्न दोस्तों मेरा 9 नंबर पूछा जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। दोस्तों जन जन का चेहरा एक जो है दोस्तों शीर्षक जो कविता है वह किसकी रचना है। तो दोस्तों यह जो कविता है दोस्तों वह गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मेरा 10वां नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। दोस्तों अधिनायक शीर्षक की जो कविता है दोस्तों वह किस तरह की कविता है। ठीक है, व्यंग प्रधान, हास्य प्रधान, रोमांस प्रधान या वीर रस प्रधान। तो दोस्तों अधिनायक शीर्षक का जो कविता के जो लेखक है दोस्तों, इसका कवि जो है दोस्तों कौन है, आप याद रखिएगा दोस्तों, रघुवर सहाय। ठीक है, रघुवर सहाय इसका शीर्षक का जो है, इस मैंने अधिनायक शीर्षक कविता के जो लेखक है दोस्तों, कवि है दोस्तों, वह रघुवर सहाय है। और यह जो है दोस्तों व्यंग प्रधान कविता है। ठीक है, कौन सा मैंने कविता है, तो व्यंग प्रधान, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंग प्रधान। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे दोस्तों, तो यह छायावाद के थे। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर पूछा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो कृति है दोस्तों वह कैसी है, महाकाव्य है, गीति नाट्य है, नाटक है या गीति काव्य है। तो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो कृति है दोस्तों वह कैसी, इसकी कृति क्या है, तो यह एक नाटक है दोस्तों। क्या है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न पूछे जा रहा है कि बातचीत निम्न में से क्या है। ए ऑप्शन रहे कहानी, बी रहे निबंध, सी रहे कविता और डी रहे एकांकी। तो दोस्तों बातचीत जो चैप्टर है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत, और यह जो है दोस्तों यह एक निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध है। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जा रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मालती जो पात्रा है दोस्तों वह किस कहानी की है। ए ऑप्शन रहा तिरिच, बी रहा गोरा और सी रहा रोज और डी रहा अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों मालती जो पात्रा है दोस्तों वह रोज कहानी की है। ठीक है, रोज कहानी का जो है पात्रा है मालती। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोज। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। दोस्तों मालती और महेश्वर का जो संतान था दोस्तों, की संतान जो था दोस्तों उसका नाम क्या रहता है दोस्तों, गुड्डू, टुट्टू और दोस्तों सिम रहा है टिट्टी और डिम रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मालती और महेश्वर की जो संतान का नाम है दोस्तों वह क्या है, वह टिट्टी है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा टिट्टी, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। दोस्तों मोहन राकेश के द्वारा जो रचित नाटक है दोस्तों, नाटक संग्रह वह कौन है। पहला राजा, उत्तर प्रियदर्शी, आषाढ़ का एक दिन या हरिश्चंद्र। तो दोस्तों मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक का संग्रह जो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्यकृति है दोस्तों वह कौन है। ए ऑप्शन रहा है एक गुट, बी रहा है ध्रुव स्वामिनी और सी रहा है विशाख और डी रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्यकृति है वह ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा जा रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। तो दोस्तों यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय है। दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है किस गुण का समन्वय है, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों यह नारी और पुरुष दोनों के समन्वय हैं, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों के। अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर पूछा जा रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन रहा है बेलगांव में,
भीमद्रय भीतिहरवा में, सिमद्रय भैंसा लोटन में और डीमद्रय अमोलवा में। तो दोस्तों बैराज जो बन रहा था दोस्तों वह भैंसा लोटन में बन रहा था। गजब का नाम है दोस्तों, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, बैराज कहाँ बन रहा था, तो भैंसा लोटन में। गजब का नाम है, मज़ा आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैराज कहाँ बन रहा था, तो भैंसा लोटन में। सी ऑप्शन का करेक्ट है। और दोस्तों अगर आप हमारा GTM स्टडी चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। दोस्तों अरेवा परेवा उदय प्रकाश की जो है दोस्तों कैसी कृति है, कविता संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह एक कहानी संग्रह है, ठीक है। यानी अरेवा परेवा जो है दोस्तों उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है और यह एक कहानी संग्रह है। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया कहानी संग्रह। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 22 नंबर पूछा जा रहा है कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है त्रिच जो है किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों यह एक आधुनिक त्रासदी है दोस्तों, ठीक है। आधुनिक त्रासदी यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक त्रासदी। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 23 नंबर पूछा जा रहा है कि ई हर्षई ई वर्ण है। दोस्तों हर्षई ई जो वर्ण है दोस्तों वह कैसा है, दीर्घ स्वर है, हर्षव स्वर है, ऊष्म व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों कि हर्षव स्वर किसे कहते हैं दोस्तों। अ हो गया, हर्षई ई हो गया, हर्षऊ उ और ई, यह सभी जो है दोस्तों हर्षव स्वर होता है, ठीक है। दोस्तों हर्षव स्वर किसको कहते हैं, तो जिसका उच्चारण में दोस्तों कम समय लगता है उसे हर्षव स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से दोस्तों आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उठाएगा, ठीक है, यानी पूछेगा। तो आप याद रखिएगा कि हर्षव स्वर मैंने जिसमें कम उच्चारण का समय लगता है तो वह हर्षव हो गया, और दीर्घ जिसमें अधिक समय लगता है। और इसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, आपको देखिए पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया हुआ था प्रश्न में हर्षई ई जो है वर्ण है यह कैसा है। तो दोस्तों अभी जस्ट आपको बताएं यह हर्षव स्वर हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ई जो है हर्षव स्वर में उदाहरण है इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मेरा 24 नंबर पूछा जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया है। दोस्तों वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किए थे वह कौन किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर किए थे। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों अगर मेरा और हिंदी 100 मार्क्स का और भी दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों, वहाँ पर जाकर मेरा हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वो सभी वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं। अगर आप वो सभी वीडियो देख लेते हैं दोस्तों तो आपको जो है उस सभी चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए आप जाकर एक बार कम से कम रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर पूछा जा रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र जो है दोस्तों यह युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों भारत रत्न की जयप्रकाश नारायण को उपाधि जो दिया गया था दोस्तों वह 1998 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, 1998 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। और संपूर्ण क्रांति जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछा जाए कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, ठीक है, मार गिराता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है सूबेदार ने, भीमदेव बोधा सिंह ने, और सिमदेव लाहना सिंह ने, और भीमदेव बजीरा सिंह ने। तो दोस्तों जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था, तो लाहना सिंह जो था दोस्तों वह जर्मन लप्टन को मार गिराया था। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहना सिंह। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा जा रहा है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ल का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वह क्या है, तो दोस्तों ए ऑप्शन है दंत, भीमदेव मूर्धा, और सिमदेव कंठ, और डी में दे रहा है ओष्ठ। दोस्तों ल का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह दंत होता है, ठीक है, क्या होता है, दंत। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया दंत। और दोस्तों दंत और किसका किसका होता है दोस्तों, आप ये सभी को भी याद रखिएगा। त
त वर्ग कहने का मतलब दोस्तों त थ द ध न, ठीक है। यह सभी का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वह दंत होता है, और साथ में ल और दंती स, ये सभी का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों यह दंत होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि थ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, तभी तो आप सही आंसर लगाइएगा, ठीक है। इसलिए आपको पूरा बता देना है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछे थे कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। तो दोस्तों प्रगीत और समाज के जो लेखक है दोस्तों वह नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा नामवर सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों गेस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपको सभी को याद कर लेना है दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप एक बार नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है 30 नंबर प्रश्न में, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है दोस्तों। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है दोस्तों, तो यह भगत सिंह का लेख है दोस्तों, ठीक है, भगत सिंह का, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न 31 नंबर पूछा जाए कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। दोस्तों शेखर एक जीवनी जो है दोस्तों किस विधा की कृति है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निबंध है, आलोचना है, जीवनी है, उपन्यास है। तो दोस्तों यह एक उपन्यास है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास है। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर पूछा जा रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दोस्तों दमयंती स्वयंवर जो है दोस्तों किस लेखक की रचना है, भगत सिंह की, मलयज की, बालकृष्ण भट्ट की, नामवर सिंह की। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछा जाए कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ए ऑप्शन है मुक्तिबोध, भीमराव रघुवीर सहाय और शमशेर बहादुर सिंह को, और भीमराव जयशंकर प्रसाद को। तो दोस्तों कवियों के कवि जो कहा जाता है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। तो मेरा अगला प्रश्न है 34 नंबर पूछा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों, जन्म मरण में कौन सा समास है। दोस्तों जन्म मरण में जो है दोस्तों कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों जन्म मरण जो है दोस्तों यह एक द्वंद्व समास है दोस्तों। क्या है? द्वंद्व समास। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जन्म मरण को अगर द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो अगर जो भी दिया रहेगा शब्द दोस्तों अगर आप उसको विग्रह करिएगा दोस्तों तो और आता है, ठीक है, और आता है। पहला पहचानने का नियम हो गया दोस्तों, और दूसरा पहचानने का जो नियम है दोस्तों यह दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा होगा। उल्टा करने का मतलब विलोम होगा दोस्तों। जन्म मरण एक दूसरे का क्या है? विलोम शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं उल्टा, और यानी कि दोनों एक दूसरे को उल्टा होगा यानी विलोम होगा, और बीच में विग्रह करने पे और आएगा, जन्म और मरण, ठीक है। तो इसलिए द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। द्वंद्व समास पहचानने का नियम आपको बता दिए दोस्तों, इसी तरह से आप पहचानिएगा। और द्विगु समास दोस्तों यह जो है दोस्तों अगर कोई भी शब्द में अगर आपको शब्द में पहले संख्या लगा रहेगा दोस्तों तो वह द्विगु समास हो जाता है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछा जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर दोस्तों, अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों आप, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ से हमारे वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ भी आपको सभी सब्जेक्ट का दोस्तों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जाकर देखिएगा ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो सभी में वीडियो में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कराया गया है। देखिए अब 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो दोस्तों लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से याद करती है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर पूछा जाए कि लोहा शब्द है। दोस्तों लोहा जो शब्द है दोस्तों वह कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक नोट आपको बताना है दोस्तों कि पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। पदार्थों का जो नाम होता है दोस्तों वह पुल्लिंग होता है। जैसे
पानी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सभी जो है दोस्तों यह पुल्लिंग होगा। ठीक है, आप याद करके रखिएगा दोस्तों इसे। जब भी ये सभी में क्वेश्चन में पूछे कि सोना क्या है तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, लोहा क्या है तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए लोहा शब्द जो है क्या हो जाएगा तो पुल्लिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब में से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल GTM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछा जाए कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुर्गंध शब्द का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह क्या होता है, दूह जोड़ गंध हो जाता है। ठीक है, दूह जोड़ गंध। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूह जोड़ गंध। अगला प्रश्न 40 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों आपको बतलाना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है दोस्तों वह कौन है। ए ऑप्शन है शासन, बी है वनवास, सी है सिंदूर और डी है सूर्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है दोस्तों वह वनवास है। ठीक है, कौन है, वनवास, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वनवास। शासन जो होता है दोस्तों, शासन देखिए इस तरह से लिखाता है दोस्तों। ठीक है, शासन, और सिंदूर जो है दोस्तों इस तरह से लिखाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, यह सभी को आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, सिंदूर इस तरह से और सूर्य जो होता है दोस्तों इस तरह से लिखाता है। ठीक है, आप इस सभी को इस तरह, यह सभी जो है शुद्ध लिख दिए हैं दोस्तों। यह सभी जो लिखा हुआ था गलत लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वनवास सही लिखा हुआ है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें हम आपको 40 प्रश्न बताएं दोस्तों। एक आपको होमवर्क प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, आपको इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि चोर शब्द का विलोम है अच्छा, गुणवान, साधु, निर्दोष। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम हिंदी 100 मार्क्स से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों आप एक बार उसे कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा। इससे दोस्तों आपको जो है तैयारी डे बाई डे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों 40 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता था दोस्तों वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।